हाय गाइस। तो आज मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने एक पोस्ट देखी जो इससे रिलेटेड थी। और ये थी कि इन ईयर 2022 पाकिस्तान रैंक्स फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सैड न्यूज़। वैसे एक्सपेक्ट भी यही कर सकते थे। काफ़ी रीज़न है जो मैं फर्दर आपको बताऊंगा। खैर, तो पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि एच होती क्या है और किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो एच जिस तरह मैंने बताया, हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स। और ये बेसिकली जो अपना डेटा गैदर करती है वो IATA से करती है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इन शॉर्ट बता दूं कि वो रैंकिंग किस तरीके से करते हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि जो नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस अ पैसेंजर ट्रेवल विदाउट एनी वीज़ा, तो उसके मुताबिक वो उसको रैंक करते हैं। मींस के कितने लोग हैं जो किसी कंट्री में बगैर वीज़ा के ट्रैवल करते हैं। तो पाकिस्तानियों को जहाँ पे भी जाना होता है हमें वीज़ा की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये है कि अगर हम कंपेयर करें कि उससे ऊपर कौन से कंट्रीज़ है या उससे नीचे कौन से कंट्रीज़ है, तो जो वर्स्ट है वो अफ़गानिस्तान है, देन इराक़, देन सीरिया, देन पाकिस्तान। तो ये सिचुएशन है। अगर हम इन कंट्रीज़ को देखें तो ये इन कंट्रीज़ में तो वॉर है। ठीक है, वॉर स्टार्ट हुई थी। इराक़, सीरिया, अफ़गानिस्तान, दे हैव बीन थ्रू द वॉर्स। फिर भी हम लोग इस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। तो मैं यही सोच रहा था यार, इसकी क्या वजूहत है और क्यों है इस तरीके से। क्योंकि ये ऐसी तो चीज़ नहीं है ना कि लेट से कि किसी ने बोल दिया नहीं यार पाकिस्तान को पीछे ही रखो। तो इसकी कोई रीजंस होगी, कुछ होगा जिसकी वजह से हम लोग इस रैंक पर है। तो पहली तो चीज़, मुझे वो बचपन से ही मुझे एक कहानी याद होती थी कि क्योंकि मैं फुटबॉल का शौकीन हूँ, तो हमें यही बताया जाता है यार पाकिस्तान की फुटबॉल टीम थी। वो मुझे कंट्री याद नहीं है। जब मैं छोटा था तो यही बताया गया था कि वो पूरी कंट्री मेरे ख्याल में जापान गई थी या कहाँ गई थी। वहाँ से वो सारे प्लेयर स्लिप हो गए एक्सेप्ट गोलकीपर, जो वापसी आ गया था। बाकी सब ने कहा अल्लाह हाफिज, हम जा रहे हैं। तो पहला तो जो मुझे मसला समझ आता है वो यही आता है कि जो लीगल तरीके से जाते हैं अब्रॉड, यूरोप, वेस्टर्न कंट्री सो टू से, वो फिर लीगल तरीके से जाके स्लिप हो जाना, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क टू द अथॉरिटीज। अब मैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के वीज़ाज होते हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट वीज़ा होता है आपका, ठीक है, आपका फिर ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा। तो मैंने देखा है लोगों को जो एज अ टूरिस्ट वीज़ा आते हैं, पूरी की पूरी फैमिली स्लिप हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता है। और ये सिर्फ मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, इवन के कंट्रीज़ अफ्रीका में भी और कंट्रीज़ लाइक इन एशिया एज वेल, जहाँ पे लोग स्लिप हो जाते हैं, वापसी नहीं आते। मलेशिया, छोटी सी एग्जांपल है मलेशिया। वहाँ से लोग स्लिप हो जाते हैं। तो ये है कि लीगल जाके फिर स्लिप हो जाना, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके रिकॉर्ड में ना हो, उनके रिकॉर्ड में होता है वो चीज़ें सारी, क्योंकि उस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। तो पहली तो मुझे यही रीज़न समझ आती है कि लोग जो लीगल तरीके से जाके स्लिप हो जाते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि वो प्रॉब्लम अपने लिए तो एक तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, जो या अपकमिंग जो प्रोस्पेक्ट आप कह सकते हो, जो जाने के ख्वाहिशमंद है, वो बेचारे रुल जाते हैं। और उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि वो तो लीगली तौर पे जाना चाह रहे हैं और फिर इन वजूहत की वजह से उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो एक आ गया टूरिस्ट का, ठीक है, जहाँ पे लोग जाते हैं और स्लिप हो जाते हैं। फिर इवन के स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो स्टडी वीज़ा पे जाके इवन उस कंट्री में लैंड नहीं करते, दे लैंड टू अ डिफरेंट कंट्री, और
वहाँ पे वो अजाइलम केस फाइल कर देते हैं। क्योंकि जब मैं एस्टोनिया आया था 2018 में, तो मुझे किस्सा मुझे सुनने को मिला था कि माशाल्लाह से एक पाकिस्तानी स्टूडेंट था, वो आया और उसने लैंड किया और वो डायरेक्ट किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री चला गया और वहाँ पे उसने अजाइलम वगैरह फाइल कर लिया। तो एक तो चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती यार, आप लीगल तरीके से आए स्टडी वीज़ा पे, और वो बंदा स्टडी वीज़ा पे आया था एस्टोनिया, जहाँ पे आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दी जाती थी उस टाइम पे, और मुझे समझ नहीं आया, खैर वो क्यों गया, उसके जो भी होगा। लेकिन बात अल्टीमेटली यही है कि आप अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, और आने वाली जो जनरेशन, जो प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट्स हैं, आप उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो ये सिर्फ एक ये एग्जांपल नहीं है, मुझे एक आध और एग्जांपल्स पता है यूएस में, ख़ास तौर पे स्कॉलरशिप्स पे जाने वाले लोग कुछ वहाँ से स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, और उसका एक जो बुरा असर ये पड़ता है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फिर उस लिस्ट से निकाल दिया जाता है। और मैंने ये भी पढ़ा था कि पाकिस्तान को उस स्कॉलरशिप के उस पर्टिकुलर लिस्ट से निकाल दिया गया है, एंड आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीजंस कि वहाँ पे जाते हैं लीगली तौर पे और वहाँ से स्लिप हो जाते हैं। तो जिसको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ यार। एक तो आप लीगल तरीके से आए, ठीक है, आपने इतनी एफर्ट की है और सारी चीज़ें, ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आप आगे का रास्ता भी खुद बना लेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है वो पाकिस्तान से निकलना है। लोग ये समझते यार बस पाकिस्तान से निकलना, फिर आगे क्या होगा, बहुत सोचते, खैर मैं भी सोचता था। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ आता है कि अगर आप एक स्टेप लेके आए हो कि यार नहीं, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है बाहर, इस माइंडसेट से आए हो, और ये अगर आपका गोल है, देन यू कैन अचीव दैट विदाउट स्लिपिंग टू एनी अदर कंट्री इलीगली। तो एक तो ये रीज़न मुझे समझ आती है। दूसरी ये है कि अगेन लीगल तरीके से वीज़ा दिया जाता है, और फिर वहाँ पे हमारे कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से बड़ा बदनाम, सिर्फ एक की वजह से सबको बदनाम होना पड़ता है। तो वही बात है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल मैं कहूँगा। आप रिसेंट एग्जांपल आपके सामने थी, टर्की में क्या हुआ, जिसकी वजह से अभी टर्की ने दे टाइटन द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स, क्योंकि अभी बड़ी स्क्रूटनिंग होती है और बड़ा मुश्किल कर दिया और पेचीदा कर दिया है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं टर्की गया था 2018 में ही, खैर, तो बड़ा इजीली, थोड़ा टाइम लगा था लेकिन वीज़ा मिल गया था। इवन कि मेरी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं थी एक्सेप्ट दुबई। तो ये चीज़ें हैं जहाँ तक मुझे समझ आता है। तो ये है कि जिस तरीके से मैंने बताया, किसी कंट्री में जाके फिर अगर आप वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद अजाइलम सीकर्स इसी में काउंट हो जाता है। तो आप जाते हो, ठीक है, आप लीगली गए और वहाँ पे आपने अजाइलम फाइल कर दिया, तो यार ये असल में उनके लिए प्रॉब्लम होती है जो बेचारे आना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उनकी तो कोई गलती नहीं है इसमें, और वो अभी तक, क्योंकि यार हमें हर जगह हमें बड़ी ख्वारी खानी पड़ती है, इवन के छोटा भी कंट्री हो उसके लिए भी हमें वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, ये बड़ा हसल होता है। और यह भी मैंने रिसेंटली फेस किया था, मैंने अभी यूके के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो खैर वो वीज़ा लग गया था जस्ट बिकॉज आई एम अ रेसिडेंट हियर इन स्वीडन। तो ये चीज़ें अब इसमें काफ़ी, क्योंकि आई नो के लोग बड़े तंग है, ठीक है, मैं समझता हूँ, ठीक है। और अगर आप टॉप पासपोर्ट होल्डर्स की बात करें जो रैंक में टॉप पर आते हैं, तो उसमें जापान है, ठीक है, सिंगापुर है, फिर उसके बाद सेकंड पे जर्मनी आपका, और दो तीन कंट्रीज और है, फिर आपका फोर्थ पे स्वीडन आता है। तो ये है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, वो अच्छी है। इसलिए अब भी अगर मेरे पास जापान की नेशनलिटी या मेरे पास
स्वीडन की नेशनलिटी, तो मैं किसी कंट्री में जाके क्यों स्लिप होऊंगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है, क्यों? मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ, तो उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि यार मैं किसी कंट्री में जाके स्लिप हो जाऊं, क्योंकि दीज फैसिलिटीज आर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं क्यों स्लिप हूँ? इसलिए मैंने शायद ही कोई सुना हो कि कोई सिंगापुरी या कोई जापानीज कहीं पे जाके स्लिप हो गया और उसने अजाइलम, वो अजाइलम डिफरेंट उस कॉन्टेक्स्ट में फाइल कर सकता है, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया होगा कि मेरे यहाँ पे रहने के बड़े मसले हैं और यू नो दिस अदर इकोनॉमिक फैक्टर, तो जिसको इकोनॉमिक माइग्रेंट्स भी कहा जाता है। खैर, तो इसी से याद आया, पाकिस्तानी फिर इलीगल तरीके से जो आते हैं, और काफ़ी पाकिस्तानी ड्यूरिंग द लास्ट 4 to 5 years यूरोप आना चाहे, और काफ़ी लोग बेचारे इसमें मर भी जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो यार मेरा यही मशवरा होगा कि आप इलीगल बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई मुझे इलीगल निकलना है, नॉट फॉर यू। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड यही करूंगा कि भाई इलीगल का कोई रास्ता अपना अपना है, ठीक है ना। लीगल तरीके हैं आपके पास जाने के, ठीक है, और वो कौन से वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप लीगल तरीके से आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, ठीक है, स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं। स्टडी वीज़ा इस, मैं कहूँगा, वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू मूव अब्रॉड। और इसमें यह है कि यह है कि आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल, आई मीन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, 4 साल का आपने कोई किया हो, ठीक है, बैचलर्स किया हो, या 2 साल का भी अगर आपने इवन बैचलर्स किया हो, फिर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग के कंसर्न होते हैं, यार हमारा इतना बजट नहीं है, हम किस तरीके से करें? तो यार मैं हमेशा लोग को यही कहता हूँ कि आप किसी के पास नहीं जाए, डू नॉट गो टू एनी कंसल्टेंट। खैर मैं किसी टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, वो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, ठीक है। क्योंकि इतनी चीप डेस्टिनेशन कंट्रीज है जहाँ पे आप जा सकते हैं स्टडी वीज़ा पे, और वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन से कंट्रीज आप जा सकते हैं, किस बजट में जा सकते हैं। तो कहने का मकसद यही है यार कि मुझ जैसा बंदा बहुत ही लिमिटेड बजट में अगर मैं यूरोप जाके आ सकता हूँ, ठीक है, लीगली तौर पे, तो वाई नॉट यू, आप भी आ सकते हो। तो इलीगल वे बिल्कुल भी इख्तियार ना करें, और जो लीगल जाता है, ठीक है, वो भी इलीगल रास्ता ना ढूंढे, अनलेस के बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो कि यार आपको पाकिस्तान में किसी ने मारने की धमकी दे दी हो, कोई खानदानी में, तो वो एक सिनेरियो वो समझ भी आता है। लेकिन और ये ना समझे कि इनको नहीं पता होता है, इनको काफ़ी चीज़ें पता होता है। आपको लगता है कि यार इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें सब पता है। ये स्टोरी जो लोग बनाते हैं इलीगल आके, इनको सारी पता होती है, क्योंकि इनके पास थाउजेंड, मैं तो बोलता मिलियंस ऑफ स्टोरीज होती है। तो इनके लिए पता करना कोई मुश्किल नहीं होता है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं है। तो आखिर में यही कि भाई लीगल जाते हो तो ख्याल रखो, ठीक है ना, अपना भी रखो और आने वाले जनरेशन का भी रखो, ताकि उनको मसला ना हो, ताकि वो कल को जाए तो उनको ये रिजेक्शन ना आ जाए कि एक्स वाई। रिजेक्शन के तो बहुत रीजंस होते हैं, तो बेसिकली वो यही बोलते हैं कि यार यू विल नॉट कम बैक टू पाकिस्तान, दैट्स द मोस्ट कॉमन रीजन। और तो यही है, अगर पहले तो आप लीगल अप्लाई करें, ठीक है, इलीगल तरीके से बिल्कुल दूर ही रहें आप, ठीक है, और लीगल जा रहे तो फिर इलीगल ना हो जाए। तो फिर मैं यही सोचता हूँ यार कि इफ आई एम बॉर्न अ पाकिस्तानी विद दिस पाकिस्तानी पासपोर्ट, इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स जस्ट माई फेट। बट if I would die with this passport, I think maybe that's my mistake. क्योंकि अब अगर आप पाकिस्तानी पैदा हुए, ठीक है, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो क्या कहते हैं, ये बस आपकी खुश नसीबी का है या बदनसीबी का है, तो वो उस फैक्टर में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दिस कंट्री। यू हैव द अपॉर्चुनिटीज, यू कैन गो, यू कैन एक्सप्लोर। तो यही है, इसको अपनी बदकिस्मती ना बनाए, ठीक है। इसके थ्रू आप काफ़ी कंट्रीज जा सकते हैं लीगली। तो
एंड ऑल्सो हैविंग अ सेकंड पासपोर्ट इज एन एसेट। ये आपकी नस्ल द नस्ल ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एसेट है जो लोग, बहुत कम लोग समझते हैं। तो बस यही था वीडियो बनाने का मकसद। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ रेस करें। अगर अगर आपको लगता है कि मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ तो आप बिल्कुल आप अपनी ओपिनियन दें। आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड आई विल आंसर दैट अकॉर्डिंगली। तो थैंक यू सो मच।